Hello guys, I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Evidence Act. In the last previous class of Evidence Act, we have already discussed section 1 that is relating to application and non-application of the Evidence Act. कि कहाँ पर इसका application होगा, कहाँ पर नहीं होगा. जो एक application है उसका कहाँ नहीं होता, जैसे कि आर्बिट्रेशन में नहीं हो रहा, एफिडेविट में नहीं हो रहा, या कोर्ट मार्शल के ऐसे मैटर्स जहां पर स्पेशली जो है कुछ एक्ट है वो लागू किए जाते हैं, जैसे कि नेवल एक्ट है या एयरफोर्स एक्ट, वहां पर भी जो एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी. आज हम बात कर रहे हैं एविडेंस के लिए. इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो तकरीबन 25 मिनट का था, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें साउंड कैप्चर नहीं हो पाई, तो उस वजह से मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. तो कुछ गले में भी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कि कितनी देर का वीडियो जो है रिकॉर्ड हो पाता है. एविडेंस का मतलब होता है कि ऑल स्टेटमेंट्स, हर वो स्टेटमेंट जो क्या है विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट, जिसे ना कोर्ट परमिट कर रही है, कोर्ट को उसमें परमिशन दे रही है हमें कि आप आइए और अपना जो है यहाँ पर विटनेस दीजिए, या रिक्वायर्ड टू बी मेड, या ये जरूरी हो रहा है कि कोर्ट में जब तक वो विटनेस है वो ना आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी केस को सोल्व नहीं किया जा सकता. इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट, ये किससे जुड़ा हुआ होगा? मैटर ऑफ फैक्ट से. जिस मुद्दे को लेकर हम कोर्ट में पहुंचे हैं उस मैटर ऑफ फैक्ट के रिलेटेड अंडर इंक्वायरी, अभी कोर्ट टर्म यूज हो रही है अंडर इंक्वायरी. इंक्वायरी में जो है कोर्ट अलाउ करेगी, कोर्ट वहां पे अलाउ कर देगी. उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा? ओरल एविडेंस बोला जाएगा, उसे ओरल एविडेंस कहेंगे हम. इसी तरीके से सेकंड क्लॉज कहता है कि सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है, प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन, जो कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए, जांच के लिए पेश किए गए हैं, जो जांच क्या इंस्पेक्ट करेगी, उस पर निगरानी करेगी कोर्ट की क्या ये वाकई में एविडेंस है या नहीं है. सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उससे जो है डॉक्यूमेंटरी एविडेंस बोला जाता है. अब इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ जिससे आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. ये क्लोज कहता है कि पहला जो इसका क्लोज बात कर रहा है वो कह रहा है ऑल स्टेटमेंट्स. कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होंगी? वो जिसे या तो कोर्ट परमिट करेगा, या तो कोर्ट कहेगी जी आप आइए अपनी स्टेटमेंट दीजिए, कोर्ट परमिट, या रिक्वायर्ड है. रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए? रिक्वायर्ड है टू बी मेड, ये जरूरी है कि वहां पर स्टेटमेंट दी जाए. किसके द्वारा? बाय विटनेस के द्वारा. फिर एक और चीज इसमें यूज की गई है, वो ये बात कर रहा है अंडर इंक्वायरी. ये दोनों की दोनों चीजें कहां पर अलाउ कर रहे हैं? अंडर इंक्वायरी. इंक्वायरी में इन्हें अलाउ किया जा रहा है. किसी भी केस को सोल्व करने के लिए 3 स्टेजेस होता है. द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इज इंक्वायरी, और थर्ड होता है ट्रायल. इन्वेस्टिगेशन जो होती है, फर्दर जो होती है, फिर क्या करती है? पुलिस करती है. इंक्वायरी कोर्ट में होती है और ट्रायल भी कोर्ट में चलता है. तो ये 3 स्टेजेस होते हैं किसी भी केस को सोल्व करने के लिए. पहला पॉइंट तो ये. सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड जो क्लॉज इसका वो ये कहता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है. अब डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट को समझने के लिए हमें इसी में ही डेफिनेशन दी गई है डॉक्यूमेंट की, उसके हिसाब से मैं नॉर्मली समझा रही हूँ, बाकी तो आगे डिटेल में आएगा. डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी थिंग, सब्सटेंस, कोई लेटर, कोई फिगर, कोई मार्क. किस चीज को करेंगे डॉक्यूमेंट को हम? फिगर होगी कोई, जैसे फिगर मतलब कोई भी चित्र वगैरह बन गया. कोई मार्क है, कोई भी रिटन चीज है. एक अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर पे जो फिल्मों में दिखाया जाता है कुछ लिखा हुआ था, तो वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा. तो ऑल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी ऐड होंगे. अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐड है, ये ऐड हुआ है 2000 के जो IT एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बाद इसको ऐड किया गया. तो कह रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट है वो क्या है? इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में आया, प्रोड्यूस्ड बिफोर इंस्पेक्शन. आपने उसे कोर्ट में पेश किया कि उसकी जो है निगरानी करेगी, कोर्ट देखेगी कि क्या कुछ है क्या नहीं है, तो उसको क्या माना जाएगा? डॉक्यूमेंट माना जाएगा. तो यहाँ पर जब हम एविडेंस की बात करते हैं, इसमें दो हमने अभी भी डिस्कस किया
कि 3 स्टेजेज होती है। इन्वेस्टिगेशन जब होएगी उसके अंदर क्या है, आईओ जो होता है वो जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, सेक्शन 2H है सीआरपीसी का। इसके हिसाब से वो क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए करता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस वो करता है, जो ये सेक्शन 3 में जो एविडेंस दिया क्या ये सेम है, दोनों डेफिनेशन जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो क्या पुलिस कर रही है, ये क्या करता है कोर्ट कर अलाउ करेगी। अब जब कोर्ट अलाउ करेगी तभी होगा। अब इसको एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि एविडेंस कलेक्ट किए गए पुलिस के द्वारा, वो कोर्ट में लेके आए, कोर्ट उस पर सिक्योरिटी चेक करेगी। सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है जैसे आप बाहर कहीं घूमने जाते हो और आप एरोप्लेन से जा रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होता है कि आप जो बीड़ी भी नहीं ले जाते, सिगरेट भी नहीं ले जा सकते, कोई भी अल्कोहल वगैरह ऐसी चीज आप अपने साथ जो है विदेश में नहीं लेके जा सकते। तो उस प्रकार का सिक्योरिटी चेक कोर्ट करेगी कि क्या जो एविडेंस जो है जो पुलिस लेके आई है, क्या ये सारे के सारे एविडेंस हम कोर्ट में अलाउ कर सकते हैं, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड है। रेलेवेंट क्या होता है, फैक्ट एंड इश्यू क्या होता है, हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो क्या वो उससे रिलेटेड है, अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और समझने वाली है कि मान लीजिए कोई एक्यूज है, ये एक कोई आदमी है, ठीक है, ये हमने ऐसे आदमी बना लिया एक, इस आदमी के क्या है कि इसकी डेथ हो चुकी है। एक कोई आदमी आता है ए, वो जाता है कोर्ट पुलिस के पास, पुलिस के पास जाके क्या करता है, कन्फेस करता है, कन्फेस करता है कि मैंने क्या किया है, मर्डर किया है। तो क्या ये एविडेंस माना जाएगा, ये एविडेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, पुलिस के सामने दी गई कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट में आप उसे रेलेवेंट ही नहीं मानते। ये हम भी डिस्कस करेंगे पॉइंट, कहां पर रेलेवेंट नहीं है। सेक्शन 25 और 6 में बात करता है पुलिस ऑफिसर और पुलिस कस्टडी में अगर कोई भी आप स्टेटमेंट या कन्फेशन देते हो वो रेलेवेंट नहीं है, तो ये एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये एविडेंस जो होता है, हम बात कर रहे हैं ओरल एविडेंस की, ओरल एविडेंस जो होता है वो मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे होगा मैडम, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये ए व्यक्ति है कोई, इसकी जगह हम बी ले लेते, एक बी व्यक्ति है जिसने मर्डर होते हुए देखा, मर्डर होते हुए देखा, इसने क्या किया, पुलिस को बुलाया और ये कहा कि जी मैंने ऐसे करके मर्डर होते हुए देखा अपनी आंखों से, तो क्या हो जाएगा, ओरल एविडेंस है, वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि या तो आपने खुद ने उसे देखा हो, ठीक है, यू हैव सीन, या तो आपने उसे देखा हो, या आपने सुना हो, या आपने परसीव्ड किया हो बाय सेंसेस। परसीव्ड बाय सेंसेस का मतलब होता है कि आपने सूंघा है कुछ, आपकी जो 5 सेंसेस होती है उससे, तो वो क्या डायरेक्ट माना जाएगा। अब बी का हमने एग्जांपल लिया, बी ने तो पुलिस को नहीं बुलाया, अब जाकर वो अपने फादर के पास जाके कहता है डैडी आज तो मैंने एक मर्डर होते हुए देखा है। फादर क्या करता है, पुलिस को कॉल करता है, कहता है मेरे बेटे ने ऐसे करके मुझे बताया था, ये क्या है, क्या ये डायरेक्ट एविडेंस है, क्या इसने फादर ने डायरेक्ट देखा था, डायरेक्ट नहीं देखा था, तो ये क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस का मतलब है कि यहाँ पर बी ने कुछ बताया है और फादर को, और फादर ने हियर किया है, सुना है, हियरसे एविडेंस है जिसकी कोई वैल्यू कोर्ट में नहीं होती है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है कोर्ट में। तो ये तो हो गया हमारा ओरल एविडेंस के रिगार्डिंग। अब है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री ये क्या हो सकता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जब होगा तो उसके अंदर आप ये करोगे कि जो सरकारी दफ्तरों में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप एविडेंस में लाओगे, डायरेक्ट उसको नहीं ला सकते, किसी अधिकारी को नहीं बुला सकते, तो आप क्या करोगे, एविडेंस में क्या दे दोगे, सर्टिफाइड कॉपी यानी कि आरटीआई की। 2 तरह के एविडेंस और होते हैं, प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, और सेकेंडरी जो इसकी सर्टिफाइड कॉपी आप दे रहे हो वो है। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो दे सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे सकते हो, आपने मोबाइल पे कुछ रिकॉर्ड किया उसका एविडेंस दे सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। 65 सेक्शन बी
65B सेक्शन है, उसके तहत जो एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है कोर्ट में, उसके बाद जो है आपके एविडेंस वहां पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये है तो बेसिक। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, a document is evidence only when it is produced for the inspection of the court. A writing obtained by the court for the accused is for comparison is not evidence as it is not a document produced for the inspection. एक राइटिंग जो है आपने कोर्ट में पेश की, कोर्ट में कैसे पेश की, ये कह रहा है आपको कि एक अक्यूज है कोई, उसकी हमें राइटिंग मैच करनी है। अक्यूज की राइटिंग मैच करनी है हमें, कि जैसे कोई भी केस है कि उसने ये कुछ लिखा है नहीं, राइटिंग मैच के लिए हम क्या करते हैं, उसके थ्रू एक लेटर उसका राइट करवाते हैं और वो कोर्ट में पेश होता है, वो कोर्ट में जाता है। ये क्या इंस्पेक्शन होगा? ये इंस्पेक्शन नहीं है, इसलिए इसे क्या नहीं माना जाएगा, इसे एविडेंस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, दिस इज नॉट रियल डेफिनेशन ऑफ द एविडेंस। जो एविडेंस की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, वास्तविकता में ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये तो ये बताता है कि कौन सी जो टर्म है वो एविडेंस में शामिल होंगी। वर्ड एविडेंस का मतलब होता है कि आपने क्या कोर्ट में पेश किया, क्या वो सिंपल था या अपारेंट देखने में नजर आ रहा था या नोटोरियस काफी तार्किक था, तर्क पर था। इट मीन्स एनीथिंग बाय विच द एलिज्ड मैटर ऑफ फैक्ट इज आइदर एस्टेब्लिश, या तो आपने जो फैक्ट जो है उस पर आपने उसे साबित कर रहे हो या उसको बिल्कुल ही नकार रहे हो, तो उस मामले में एविडेंस दिया जाएगा। डेफिनेशन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट होती है, एडमिशन होते हैं पार्टीज के, उसको नहीं इंक्लूड किया गया, उसके कंडक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया। डेमनेयर मतलब एक व्यवहार होता है, उस व्यवहार को आप इंक्लूड नहीं करते हो। कोर्ट जो है डायरेक्ट कोग्निजेंस कई मैटर में ले लेती है, फैक्ट ऑफ विच में जुडिशियल नोटिस दिया जाता है। जुडिशियल नोटिस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके लिए हमें एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती। ये फैक्ट्स कहाँ दिए हुए हैं? ये दिए गए हैं सेक्शन 56 से 58 तक, और 57 बात करता है जुडिशियल नोटिस की, तो उन मामलों में भी आपको एविडेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कन्फेशन वगैरह होता है वो भी एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि जब आप एक्यूज का कन्फेशन देते हो उसको आप क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, ना उसको एविडेंस में आप ला सकते। एक्यूज के कन्फेशन नहीं, उसकी स्टेटमेंट को भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सॉरी रिकॉर्ड कर सकते पर एविडेंस में नहीं ला सकते। तो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज वन एग्जामिन्ड अदरवाइज देन एज विटनेस, जब पार्टीज की जो स्टेटमेंट ली जाती है और उसे विटनेस के तौर पर नहीं पेश करते, ऑब्जेक्ट के मटेरियल मतलब आवश्यक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश नहीं करते, डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश नहीं करते, तो वो क्या नहीं माना जाएगा, वो जो है सेक्शन 3 के तहत डेफिनेशन में नहीं आएगा। हाउएवर ऑल दीज आर मैटर्स व्हिच द कोर्ट में लेजिटिमेटली कंसीडर्ड, हालांकि ये सारे ऐसे मामले जिनको जो है कोर्ट कंसीडर करेगी। Whatever is considered by the court is evidence, किस चीज को कंसीडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा, और जिस चीज को कोर्ट कंसीडर कर लेगी उसको क्या माना जाएगा, उसको एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन जो है हालांकि एग्जॉस्टिव तो है बट डाई सेंस में है, मरी हुई कंडीशन में है, बिल्कुल बुरी हालत में है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर आप दो ही कैटेगरी को इंक्लूड कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस को। हालांकि इसके अलावा भी हेयरसे एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसको कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के द्वारा उनको इंटरप्रेट किया गया है और उनको भी यूज किया जाता है। अब डिफरेंस क्या है एविडेंस और प्रूफ में? देखिए, जो एविडेंस होता है वो लीगल टर्म के साथ आता है और इसको आप जो है आर्ग्यूमेंट को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ वही चीजें इंक्लूड की जाती है जो किसी भी केस को प्रूव करने में, साबित करने में या उसको नकारने में मदद करता है, और वो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर पेश किया जाता है। प्रूफ क्या होता है? प्रूफ एक ऐसा फैक्ट एंड इश्यू को तैयार किया जाता है जिसके तहत जो है कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये एविडेंस जो है ये सही है, अब ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ के तौर पर आप यूज कर सकते हो, तो उसे क्या माना जाता है? प्रूफ। ये जो है एविडेंस का रिजल्ट है और जिसे जो है मीडियम ऑफ प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये आज की क्लास में मैं आपको इतना ही करवाऊंगी, क्योंकि इससे पहले भी जो है 24 मिनट वेस्ट हो चुके हैं और मुझे इतना टाइम भी नहीं है मौजूदा टाइम में, क्योंकि अब मॉर्निंग में ही मैं वीडियो बना रही हूँ। अब तकरीबन 7 बज रहे हैं, तो मुझे ये वीडियो बनाकर अपलोड भी करना, अपलोडिंग में भी टाइम लगता है और 9 बजे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है। तो इस तरीके से जो है आप क्या कीजिए, इतना ही कवर कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए
अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट के बिना जो है जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं उसको भी मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे वीडियो और भी फर्दर मिलते रहें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।